वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर क्लास 12 का जूलॉजी का जो है उसका एक टॉपिक इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पैरा यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें ये चीज़ लिखी है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप के पैथोजेंस जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं या हमें उसकी वजह से किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसका वजह यह है कि हमारे अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम होता है बीमारियों के साथ लड़ने का, उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, या उस सिस्टम को हम कहते हैं कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिजीज। हमें बहुत सारी इन्फेक्शियस एजेंट्स का सामना होता है, लेकिन इनमें कुछ ही जो हैं जिनकी वजह से हमें कोई बीमारी लगती है। वाई, रीज़न क्या है? दिस ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। इसका वजह यह है कि हमारी बॉडी जो है, ये इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये फॉरेन एजेंट्स या पैथोजेंस के खिलाफ खुद लड़ती है। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये जो पूरा एक सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी इन इन्फेक्शियस एजेंट्स के खिलाफ लड़ती है, खुद लड़ती है, ये इम्यून सिस्टम के ज़रिए होता है, और इस प्रोसेस को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की होती है इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, दिस इज़ प्रेजेंट बाय वर्चू ऑफ बर्थ, जो हमें बर्थ से ही मौजूद होती है इम्यूनिटी, उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। कहने का मतलब ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आता है, और नॉन स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफाई नहीं की गई है। हर एक पैथोजन, हर एक एंटीजन के खिलाफ ये अपना जो जितना इससे हो सकता है ये रेस्पॉन्स जनरेट करती है। इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है, इनेट इम्यूनिटी को। तो ये बाय बर्थ हमें मौजूद होती है। ये दिस इज accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign agents in our body. Innate immunity consists of 4 barriers. तो ये innate immunity जो है, इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से हम बीमारी से बचते हैं। वो बैरियर्स क्या है? फिजिकल बैरियर्स। स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग इन आवर बॉडी। पहला जो बैरियर है वो फिजिकल बैरियर है, और वो फिजिकल बैरियर इन द फॉर्म ऑफ स्किन है, जो कि पैथोजेंस, एंटीजेंस की एंट्री, पैथोजेंस की एंट्री हमारे बॉडी में रोकता है। म्यूकस जो कोट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, यूरिनरी ट्रैक्ट को, वो भी इन पैथोजेंस को ट्रैप कर रहा है और इनके हमारी बॉडी में एंट्री को रोकता है। तो दूसरा जो बैरियर है इनेट इम्यूनिटी में, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। एसिड इन स्टमक, सैलिवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। जो हमारे स्टमक में, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है। अगर कोई पैथोजन बाय चांस हमारे फूड के साथ हमें इंजेस्ट हो गया, हमारे स्टमक में पहुंच गया, तो वहाँ पे वो बचने का उसका कोई चांस नहीं बचता है, क्योंकि वहाँ पे HCl है, और ये हमारी फिजियोलॉजी का एक एस्पेक्ट है। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है, उसको हटा देता है, ख़त्म करता है। सेलिवा इन माउथ, जो सेलिवा होता है, सेलिवा माउथ में जो होता है, इसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स, एंजाइम्स होते हैं जो कि इन बैक्टीरिया या पैथोजेंस को ख़त्म करते हैं। जैसे कि सेलिवा में यहाँ पे नहीं लिखा है, सेलिवा और टीयर्स में हमारे मौजूद होता है लाइसोजाइम, विच इज़ एन एंजाइम। एक एंजाइम है जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करता है। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हुए। इसके बाद सेलुलर बैरियर्स है। 10 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBCs ऑफ आवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड monocytes and natural killer type of cells in the blood as well as macrophages in the tissues can phagocytize and destroy microbes. तीसरा जो बैरियर है इनेट इम्यूनिटी में, वो सेल्यूलर बैरियर है, सेल्स का बना हुआ है। जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं, आपको पता है हमारे WBCs की एक कैटेगरी है जिनको आप न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, उन्हीं को आप PMNL भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स भी होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी होती हैं, ये एक टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये हमारे ब्लड में होती हैं, और ये मैक्रोफेज के साथ मिल के माइक्रोब्स को फेगोसाइटाइज करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद है साइटोकिन बैरियर्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। देखिए साइटोकिन्स का क्या काम है, साइटोकिन्स क्या काम करते हैं? जो
ये वायरस, मान लो वायरस एक सेल में घुस गया, वहाँ पे उसने इन्फेक्शन क्रिएट किया, लेकिन ये सेल ख़त्म तो होने जा रही है, लेकिन ये सेल इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करती है, वो एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, और ये नेबरिंग सेल में ये प्रोटीन्स भेज देती है, जिसकी वजह से नेबरिंग सेल में जो है, नेबरिंग सेल में इन्फेक्शन इस वायरस के ज़रिए नहीं फैल सकता है, उस वायरस को वो नेबरिंग सेल में रेप्लिकेट नहीं होने देंगे। तो आपको समझ आया होगा कि इनेट इम्यूनिटी जो है ये हम लोगों में बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, ये कहीं से हम एक्योर नहीं करते हैं, और ये 4 बैरियर्स के द्वारा अपना काम करती है, दैट्स फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर्स। इसके बाद है एक्योर्ड इम्यूनिटी। एक्योर्ड इम्यूनिटी की अगर बात करें तो एक्योर्ड इम्यूनिटी ऑन अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। जैसा मैंने पहले ही कहा था आपको, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, हर एक पैथोजन के खिलाफ अपने तरीके से लड़ती है जितना उसे हो सकता है, लेकिन एक्योर्ड इम्यूनिटी इसके बरक्स डिफरेंट है, ये एक्योर होती है और ये स्पेसिफिक होती है। ये हम हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं वो आगे जानेंगे, लेकिन ये हर एक पैथोजन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑपरेट करती है, तो इसको एक्योर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, और इसका एक खास एक पॉइंट है कि अगर इसका एक्योर्ड इम्यूनिटी का किसी पैथोजन के खिलाफ, किसी एंटीजन के खिलाफ कभी सामना हुआ, तो ये उसका एक मेमोरी रखती है, उसकी याददाश्त रखती है, ताकि अगर दोबारा उसके साथ एनकाउंटर हो जाए तो तब दोबारा जब इनकाउंटर होगा उस पैथोजन के साथ, तब उसको न्यूट्रलाइज एलिमिनेट करने में बहुत कम टाइम लगेगा। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट रेस्पॉन्ड्स बाय प्राइमरी रेस्पॉन्स विच इज़ लो इंटेंसिटी। कहने का मतलब ये है कि जब पहली बार आपके बॉडी में कोई पैथोजन आया, पैथोजन मीन्स अ डिजीज क्रिएटिंग एजेंट, तो आपके एक्यूट इम्यून सिस्टम ने एक रेस्पॉन्स जनरेट किया जिसको आप कहेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये क्या होता है? इट इज़ लो इंटेंसिटी, ये उतना ख़तरनाक नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारे एक्यूट इम्यून सिस्टम को पहले इस एंटीजन को पहचानना है, फिर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनानी है, तो इसमें टाइम लगता है। तो ये लो इंटेंसिटी होता है। लो इंटेंसिटी का मतलब है ये ज़्यादा स्विफ्ट, मजबूत, स्ट्रांग नहीं होता। लो इंटेंसिटी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। Subsequent encounters with the same pathogen elicit a highly intensified secondary or anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. इसका मतलब ये है कि अगर यही पैथोजन जो पहली बार बॉडी में गया, जिसके खिलाफ प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हुआ, जो लो इंटेंसिटी रेस्पॉन्स था, अगर यही दोबारा या तीसरी बार यही हमारी बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी जो है, मैंने आपको बताया है कि एक्यूट इम्यून सिस्टम जो है हमारी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी रखता है। इसमें मेमोरी है कि इस पैथोजन ने इससे पहले भी हमारी बॉडी पर अटैक किया था, तो तब जाके इस पैथोजन को के खिलाफ एक रेस्पॉन्स जनरेट होगा, जिसको सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहा जाएगा या जिसको एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स कहा जाएगा। दिस इज एस्क्राइब्ड टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी, हमारा स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, हमारा एक्यूट इम्यून सिस्टम, इसको ये याद है कि मैंने इस पैथोजन के खिलाफ इससे पहले भी लड़ा था, तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो होगा ये बड़ा ही हाई इंटेंसिटी रेस्पॉन्स होगा, स्विफ्ट होगा, स्ट्रांग होगा। The primary and secondary immune response are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our blood, B lymphocytes and T lymphocytes. अब यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज जो हैं ये होते हैं दो तरीके के लिम्फोसाइट्स से, जिनको बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रेस्पॉन्स टू द पैथोजेंस इनटू आवर ब्लड एंड फाइट विद देम। देखिए, बी इनको इसलिए कहा जाता है बी लिम्फोसाइट्स क्योंकि ये ओरिजिनेट होती हैं इसमें भून मैरो में, और टी लिम्फोसाइट्स भी ओरिजिनेट होती है बोन मैरो में, लेकिन इनका मैचुरेशन एक ग्लैंड में होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में, जिसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं, जो टी से आता है, इसलिए उनको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रेस्पॉन्स टू पैथोजेंस इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। अब जो बी लिम्फोसाइट्स हमारी हैं, ये एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाती हैं जिनको आप एंटीबॉडीज़ कहते हो। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में ये बनाती हैं एंटीबॉडीज़, या एक्यूट इम्यून सिस्टम में इनका काम है, ये बनाती हैं एंटीबॉडीज़। द टी सेल्स themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. T cells खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, ये B cells का काम है, लेकिन T cells इनको एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती हैं। Each antibody molecule has 4 polypeptide chains, 2 small light chains and 2 longer heavy chains. अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आप समझ जाएं।
इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ये जो पूरा वाई शेप्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक साइड से भी, दूसरे साइड से भी, इसको हम कहते हैं हेवी चेन। और ये जो इस साइड में और इस साइड में ये चेन है, इसको लाइट चेन कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये हेवी चेन्स नीचे वाले हिस्से में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो सल्फर का इसमें एक अहम रोल है डाइसल्फाइड ब्रिज बनाने में। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दी हुई है एंटीजन बाइंडिंग साइट दोनों साइड से। इसको पैराटोप भी कहा जाता है। हालांकि ये टर्म एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं की है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें, इस एंटीजन बाइंडिंग साइट को पैराटोप भी कहा जाता है। Hence an antibody is represented as H2L2। तो एंटीबॉडी जो है, इसको H2L2 से आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हेवी 2 चेन्स होती हैं और लाइट भी 2 चेन्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, जिसको आई कैपिटल स्मॉल जी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारी बॉडी में बहुत टाइप्स की एंटीबॉडीज़ बनती है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन डी भी बनता है। A cartoon of an antibody is given in the figure जो मैंने डिस्कस किया है, एंटीबॉडी का फिगर। because these antibodies are found in blood, the response is also called humoral response। क्योंकि एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में होती हैं, तो इनके द्वारा जो रेस्पॉन्स जनरेट किया जाता है, उसको ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स कहा जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्यूर्ड इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो ये जो रेस्पॉन्स हुआ, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स है, या इसको ह्यूमोरल रेस्पॉन्स भी आप कहते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा जो इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स होता है, उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, जो द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सीएमआई। सीएमआई मीन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो मीडिएट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी failed to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable a patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable donor. Which Why is it that organs cannot be taken from just anybody? What is it that doctors check grafts from just any source? An animal, another primate, or any human being cannot be made, since the grafts would be rejected sooner or later. Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft transplant, and even after this, the patient has to take immunosuppressants all his life or her life. The patient is able to differentiate self and non-self, and cell-mediated immune response is responsible for graft rejection। ये आपके नीट में कभी कभार पूछा जाता है कि सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होती है। आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन किस वजह से होती है? सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स से। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे इस पैरा में जो मैंने पढ़ा, इसमें क्या लिखा है। इसमें ये चीज़ वाज़ह की गई है कि इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है कि जब किसी आर्गन का डिसफंक्शन हमारी बॉडी में होता है, तो अब हम उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। चाहे आप लिवर का ट्रांसप्लांट कर ले, किसी और आर्गन, किडनी का ट्रांसप्लांट कर ले, किसी और आर्गन का ट्रांसप्लांट कर ले, लेकिन उसमें 2 चीज़ें मैच होनी चाहिए। एक तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, और जो सेल्स पे एंटीजन्स होते हैं वो मैच होने चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे बुक ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन 2 टाइप के एंटीजन्स मैच होने चाहिए। एक है MHC फर्स्ट एंड MHC सेकंड, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड। एंटीजन्स सेम होने चाहिए डोनर और रेसिपिएंट के ऑर्गन्स में, और ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए, तब जाके सक्सेसफुल जो है ग्राफ्टिंग हो सकती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ, तब जाके क्या होगा, जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है, उसकी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो अटैक करेगी जो डोनर से हमने लिया है ऑर्गन, जो हमने ट्रांसप्लांट किया, उसको वो अटैक करेगी और उसको वो डिस्ट्रॉय करेगी। और अगर अब सेम ब्लड ग्रुप है, डोनर का भी, रेसिपिएंट का भी, और सेम टाइप ऑफ एंटीजन्स है प्रेजेंट, MHC फर्स्ट, MHC सेकंड, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड, दोनों टाइप के एंटीजन सेम पैटर्न के हैं डोनर और रेसिपिएंट के ऑर्गन्स में, तब भी ये सक्सेसफुल होके भी
उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेने पड़ते हैं। इन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का मतलब ये होता है कि ये रेसिपिएंट की बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं ताकि वो डोनर के जो डोनर से हमने लिया है ऑर्गन ग्राफ्ट के लिए उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको उसके खिलाफ कोई इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट ना करे। इसके बाद एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है। देखिए, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. अब देखिए, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है। जब जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जाता है, कोई एंटीजन जाता है या नेचुरली जाता है, या हम वैक्सीन के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पैथोजन को लेते हैं, उसको कमज़ोर करके ताकि वो बीमारी ना फैलाए, फिर उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसके एंटीजन्स के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। अगर इस तरीके का कोई सिस्टम है, नेचुरली कोई एंटीजन हमारी बॉडी में गया या हमने वैक्सीन के द्वारा कोई एंटीजन हमारी बॉडी में डाला और उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम मुतहरिक हुआ, इसने एंटीबॉडीज़ बनाई, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम to give its full effective response. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organisms gaining access into the body during natural infection induce active immunity. देखिए, अब चाहे वैक्सीन के द्वारा इम्यूनाइजेशन करके हमारी बॉडी में किसी पैथोजन को डालते हैं जिसकी वायरुलेंस, जिसकी डिजीज़ क्रिएटिंग कैपेसिटी ऑफ ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके एंटीजन्स होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, या नेचुरली कोई पैथोजन हमारी बॉडी में जाता है, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इस तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स को आप एक्टिव इम्यूनिटी कहोगे। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस, इट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब दूसरा एक मसला है, अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम पेशेंट को दे दें इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्ट कर लें उसकी बॉडी में, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट? ये सिर्फ पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस सिर्फ नहीं कर सकते, आर्टिफिशियली कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आर्टिफिशियली ही हम नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो मदर्स फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ सिक्रीटरी इम्यून सिस्टम। तो वो कैसे आया? वो तो मदर से ट्रांसफ़र हो गया बच्चे की बॉडी में, या इम्यूनोग्लोबुलिन जी इसी तरीके से प्लेसेंटा से क्रॉस करके फीटस की बॉडी में आ जाता है। ये भी पैसिव इम्यूनिटी का एक मैकेनिज्म है, लेकिन ये पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। हमने आर्टिफिशियली कोई एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस नहीं की, लेकिन आर्टिफिशियली भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ इनसाइड द बॉडी, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी दो तरीके की है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम secreted by the mother during the initial days of the lactation has abundant immunoglobulin A to protect the infant। यही लिखा गया है कि कोलेस्ट्रम जो होता है, जो पहला येलोइश फ्लूइड, जो पहला लैक्टेशन के डेज में ये मिल्क सिक्रीट होता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। बहरहाल इसका जिक्र मैंने किया, इससे पैसिव इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चे की। The fetus also receive some antibodies from their mother through placenta during pregnancy. There are some examples of passive immunity. These are some examples of passive। तो फीटस को प्रेगनेंसी के द्वारा मदर्स के प्लेसेंटा के थ्रू भी कुछ एंटीबॉडीज़ मिलती है। यहाँ पे ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी का जिक्र करता है, जो इसने नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये आता है। इसके बाद है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। क्या है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन? द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। यहाँ पे लिखा गया है जो मेमोरी का जो कैरेक्टर है हमारे इम्यून सिस्टम में, वही बुनियाद है वैक्सीनेशन की और इम्यूनाइजेशन की। तो कैसे? इन वैक्सीनेशन है प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड वीकनेड पैथोजन वैक्सीन और इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। तो क्या लिखा है यहाँ पे? हम पैथोजन को लाते हैं, उसको वीक करते हैं। वीक क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं ताकि वो बीमारी ना फैलाए, लेकिन उसके एंटीजेंस मौजूद रहते हैं, फिर उसको बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए। इसको वैक्सीनेशन कहते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक agents during actual infection. The vaccines also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies। तो होता क्या है, जब ये वैक्सीन हम डालते हैं
हमारी बॉडी में, ये तो यही पैथोजन है। जैसे कोरोना वायरस हुआ तो उसके खिलाफ हमने वैक्सीन बनाए। हम उस वैक्सीन में क्या डालते हैं? उसमें वही कोरोना वायरस हम इंजेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी वायरलेंस को ख़त्म करते हैं, उसकी बीमारी करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके एंटीजन्स मौजूद रहते हैं जिनके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, बी और टी मेमोरी सेल्स बनाती हैं, ताकि अगर इन रियलिटी हमारा सामना अब इस पैथोजन के साथ हो जाए तो हमारी मेसिव एंटीबॉडी प्रोडक्शन ऑलरेडी है जो उसको ख़त्म कर देगी। इफ़ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antitoxin, a preparation containing antibiotics to the toxin. अब अगर डेडली कोई ऐसा मसला हुआ जैसे कि किसी को सांप ने डसा, तो हम उसकी बॉडी में डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ डालते हैं, तब जाके हम इतना वेट नहीं कर सकते। इवन इन केस ऑफ स्नैक बाइट्स, द इंजेक्शन इज गिवन टू द पेशेंट्स कंटेंट प्रीफॉर्म्ड का मतलब है पहली ही बनी हुई एंटीबॉडीज़ उसमें डालते हैं अगेंस्ट द स्नैक। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पेसिव इम्यूनाइजेशन। इस तरीके के इम्यूनाइजेशन को पेसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogens in bacteria or yeast. Vaccines produced using this approach allow large scale production and hence greater availability for immunization. Example hepatitis B vaccine produced from yeast. यहाँ पे आपको बताया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम वैक्सीन्स बनाते हैं होस्ट सेल्स में। जैसे हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीन बनाया गया है इनसाइड यीस्ट, इसको हम कहते हैं ये है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। हालांकि एनसीईआरटी ने वो नहीं लिखा है कि ये सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, लेकिन ये है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। इसके बाद एलर्जीज पे आते हैं हम। एलर्जी क्या होती है? देखिए, when you have gone to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing, uh, for no explained reason, and when you went away your symptoms disappear. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some of the particles in the environment. The above mentioned reaction would be because of allergy to pollen, mites, etc., which are different in different place. अब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे इन्होंने तो लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि जो एलर्जीज होते हैं, वी से इट्स एन एक्सेजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम जितना रेस्पॉन्स इसको करना चाहिए उससे ज़्यादा करता है टुवर्ड सम पार्टिकल्स विच वी कॉल एज एलर्जेंस। कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें एलर्जी होती है, जैसे कभी स्नीजिंग होती है हमें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इनके खिलाफ ये पोलन से होती है या किसी को किसी खास कपड़े की वजह से एलर्जी होती है, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स जनरेट करता है इस सिलसिले में। द एक्सजेरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम स्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। ये तो मैंने पढ़ा है आपको। द सबस्टेंस टू विच एन इम्यून सिस्टम इज द सबस्टेंसेस टू विच सच एन इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। अब ये मसला है कि इन एंटीजेंस को जिनकी वजह से एलर्जी होती है इनको एलर्जन कहा जाता है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज आर इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप। ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में कि एलर्जीज के दौरान इम्यूनोग्लोबिन ई बनता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पोलन्स, एनिमल डैंडर एट्सेट्रा। जो खास एग्जांपल्स है इसमें एलर्जेंस की वो हैं डस्ट, पोलन्स और एनिमल डैंडर। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड, जो एलर्जिक रिएक्शंस में सिम्टम्स आते हैं वो क्या हैं? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, ठीक है, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। मास्ट सेल से दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, एलर्जी के दौरान। हिस्टामाइन वेसो डायलेटर है, जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, और सेरोटोनिन वेसो कंस्ट्रिक्टर है। फॉर डिटरमाइन द कॉज ऑफ एलर्जी, पेशेंट इज एक्सपोज्ड to or injected with small doses of possible allergens and the steroids quickly reduce the symptoms. Steroids की वजह से इसके symptoms reduce होते हैं। Some modern day lifestyle has resulted in lowering the immunity and more sensitivity to the allergens. More and more children in metro cities of India suffer from the allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment provided in early life. यहाँ पर लिखा गया है जो हम बच्चों को ज़्यादा अर्ली लाइफ में प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देते हैं, उस चीज़ को हाथ लगाने नहीं देते, इस चीज़ को हाथ लगाने नहीं देते, उनकी वजह से एलर्जीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं जब
रिलेटिव में उन बच्चों का उन चीज़ों से सामना होता है। और अस्थमा भी एक तरीके की एलर्जी है जो लंग्स को इन्वॉल्व करती है। इसके बाद है ऑटो इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या है? मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम में एक और कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं सेल्फ नॉन सेल्फ रिएक्शन। हमारी बॉडी पैथोजेंस में एंटीजेंस को पहचानती है और ये पहचानती है कि ये हमारे अपने एंटीजेंस नहीं है, ये नॉन सेल्फ एंटीजेंस है। हमारे सेल्स के ऊपर भी एंटीजेंस मौजूद हैं लेकिन वो हमारे अपने एंटीजेंस हैं, उनको सेल्फ एंटीजेंस कहा जाता है। जब ये तमीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारे इम्यून सिस्टम में, वो नॉन सेल्फ एंटीजन और सेल्फ एंटीजन में तमीज़ करना ख़त्म हो जाए उसमें, तो वो अपनी बॉडी के सेल्फ एंटीजेन्स को उनके खिलाफ भी रेस्पॉन्स जनरेट करेगी और अपने ही सेल्स को, अपने ही टिश्यूज़ को ख़त्म करेगी। उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ये लिखा है मेमोरी बेस्ड acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms from cells। यही लिखा है कि हमारे इम्यून सिस्टम में ये कैपेसिटी है कि ये फॉरेन सेल्स को अपने सेल्स से डिस्टिंग्विश करती है। व्हेन वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेस ऑफ दिस, two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attacks self cells. This results in damage to the body and is called autoimmune disease. Rheumatoid arthritis एक कॉमन autoimmune disease है जहाँ जिसका यहाँ पे तज़किरा हुआ है। इसके बाद है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। देखिए जो बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम है उसके बारे में कुछ लिखा है। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। यहाँ पे लिखा है कुछ चीज़ें हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज हैं। As you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, responds to these and remembers them। ये तो समझ गए होंगे आप कि आपने पढ़ा ही है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन एंटीजेंस को, उनके खिलाफ रेस्पॉन्ड करता है। The immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune disease and organ transplant। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटोइम्यून डिजीज में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, मैंने पढ़ा है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में कुछ लिखा है। दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स ऑकर्स। ओरिजिन, प्रोलिफरेशन, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स जहाँ पे होता है उनको लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारी बोन मैरो है और थाइमस है, जहाँ वहाँ इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होती हैं। ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोसाइट्स में प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उनमें क्या होता है, देखिए उनमें लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होती हैं और मैच्योर होते हैं, और जब ये मैच्योर होती हैं तब क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जैसे स्प्लीन में जाती हैं, लिफ नोड्स में जाती हैं, टॉन्सिल्स में जाती हैं, पियर्स पैचेस होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ये लिम्फॉइड टिश्यूज, सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज वहाँ जाती हैं, अपेंडिक्स में जाती हैं। द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजेंस विच देन proliferate to become effector cell। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, ये एक जगह देती हैं किसके लिए, इंटरेक्ट करें वहाँ पे कौन सा, लिम्फोसाइट्स एंटीजेंस के साथ। इसका मतलब है एंटीजेंस के साथ लिम्फोसाइट्स वहाँ पे इंटरेक्ट करें, ये रूम देते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी इज शोन हियर। तो बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स की जो लोकेशन है वो इस डायग्राम में दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, ये थाइमस ग्लैंड है चेस्ट के रीजन में, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो थाइमस ग्लैंड के बारे में एक और चीज़ आप साथ साथ में याद रखें कि एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इम्यूनिटी में अपना काम निभाता है, वो थाइमस ग्लैंड है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे रखिए, द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बोन मैरो जो होता है ये खास एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। बोन मैरो जो है ये खास लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, जहाँ की लिम्फोसाइट्स और बाकी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस की जाती हैं। द थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर हार्ट एंड beneath द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन के नीचे और हार्ट के नज़दीक होता है थाइमस ग्लैंड। ये
थाइमस ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद एज एंड बाय द टाइम प्यूबरिटी इज अटेंड इट इज रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज। कहने का मतलब ये थाइमस एक ऐसा यूनिक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो कि हमारी बर्थ के टाइम पे बहुत बड़ा होता है। जितनी जितनी एज बढ़ती है उतना ये छोटा पड़ जाता है। जब आप प्यूबरिटी हासिल करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी हासिल करते हैं, तब जाके ये बहुत छोटा तब तक हुआ होता है। Bone marrow and thymus provide microenvironments for development and maturation of lymphocytes. बोन मैरो में भी और थाइमस ग्लैंड में भी वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे डेवलपमेंट और मैचुरेशन हमारे टी लिम्फोसाइट्स के होते हैं। फिर से सुनिए, ये नीट में आया है कि बोन मैरो और हमारा थाइमस ग्लैंड प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब सिप्लिन के बारे में बात करें, द सिप्लिन इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है ये। इट mainly contains lymphocytes and phagocytes. सिप्लिन में lymphocytes हैं और phagocytes हैं. It acts to filter the blood by trapping blood-borne microorganisms. ये ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्टर करके क्या करता है, ये ट्रैप करता है blood-borne microorganisms को, खून को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ करता है। सुप्लीन आल्सो हैज़ ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। सुप्लीन में रिजर्वायर है इरिथ्रोसाइट्स का, इसको ग्रेवियड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। The lymph nodes are small solid structures located at different points along the lymphatic system. Lymph nodes solid structures होते हैं, बहुत सारी जगहों पे lymphatic system में होते हैं। Lymph nodes serve to trap the microorganisms. Lymph nodes trap करते हैं microorganisms को और बाकी antigens को which happen to get into the lymph and fluid tissue. Antigens trapped in lymph nodes are responsible for activation of lymphocytes present there and cause immune response. इसके बाद देयर इज lymphoid tissue also located within the lining of major tracts. जो हमारे मेजर ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पे भी lymphoid tissue है, जैसे कि रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है, यूरिनरी ट्रैक्ट्स हैं। इसको कहा जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, याद रखना MELT। फिर से मैं कह रहा हूँ, देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लिम्फॉइड टिश्यू है, इसके लाइनिंग में है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की लाइनिंग में, इसको कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू MELT। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। माल्ट बनाता है 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू हमारी बॉडी का। तो इस तरीके से इम्यूनिटी का जो ये सब चैप्टर था इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजीज के बारे में बात करेंगे।